हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम शर्मा मौर्य श्याम प्रो क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 10 मैथ के लिए 27 फरवरी 2024 को जो बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है, मैं उसके लिए आज महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये 5 क्वेश्चन अपने आप में 5 क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में 5 टॉपिक है। मैं प्रत्येक टॉपिक से मैं ऊंचाई दूरी से एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, मैं त्रिभुज से एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, मैं आयतन से एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, मैं एक समांतर मास से क्वेश्चन लेकर के आया हूं। कहने का मतलब मैंने इन 5 क्वेश्चनों के माध्यम से 5 टॉपिक को छूने की कोशिश की है। ये पेपर की दर से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, देखिएगा ये क्वेश्चन सरल है पर घुमा रहा है कहीं पर। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 12 व्यक्तियों 1 मिनट 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कोई 12 व्यक्ति हैं। ठीक है, मान लीजिएगा 12 व्यक्ति कौन है? मान लो क्या है, x1 x2 x3 x4 डेड चले जाओ कहां तक का? x12 तक के हैं। ये 12 क्या है? व्यक्ति हैं। इनका जो समांतर माध्य है, इनका दिया हुआ है आपको अर्थमेटिक मीन। ठीक है, क्या दिया हुआ है? अर्थमेटिक मीन दिया है। कितना दिया हुआ है आपको? 45.6 किलोग्राम। फिर कह रहा संख्या कितनी है? टोटल व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति जो है वो कितने हैं भैया? व्यक्ति हैं 12। अब उनके भारों का योगफल पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है। पहले नोट करिएगा भैया, समांतर माध्य सूत्र समझिएगा इस बात को। देखो भैया, समांतर माध्य समांतर माध्य बराबर क्या होता है? जो अब यहां पर व्यक्ति हैं, हो सकता कोई वस्तु हो, इस प्रकार दे सकता है। तो यहां पर व्यक्ति हैं तो व्यक्तियों का कुल योगफल या व्यक्तियों का कुल भार कह सकते हो। भाई भार ही दिया हुआ है तो आप कह सकते हो 12 व्यक्तियों का कुल भार अपान क्या होता है? कुल संख्या। अपान में क्या होता है? कुल संख्या। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा कि 12 व्यक्तियों, उनके भारों का योगफल बताओ। जो ये 12 व्यक्ति हैं ये आपको निकालना है। आपको समांतर माध्य दिया हुआ है 45.6, तो लिख दीजिएगा 45.6 इक्वल। अब 12 व्यक्तियों का कुल भार आपको निकालना ही है। मान लो 12 व्यक्तियों का कुल भार को हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मान लीजिएगा, देखो भैया कलर ले लेते हैं एक। चलो 12 व्यक्तियों का कुल भार कुछ भी मान लो। मान लो आप यहां पर क्या, मान लो पी है। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पी। तो अपान में कुल संख्या कितनी है? लोग कितने हैं? टोटल लोग 12 हैं। आपको पी का मान चाहिए, तो यहां से देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा? 45.6 इंटू 12। अब इसका देखिएगा 45.6 का 12 में गुणा करा दीजिएगा। जो पी क्या है? 12 व्यक्तियों का कुल भार निकल आएगा और यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका 12 का गुणा कराएंगे तो 12 6 में कराएंगे तो 72 का 2 हासिल बचा, कितना आएगा? 7 बचा। तो 12 पंचे 60 और 7 कितना हो जाएगा? 67। 67 का कितना आएगा? 7 हासिल बचा 6। अब है 12 चौके 48। अब 48 और 6 जोड़ दीजिएगा, कितना होगा? 54। ठीक है, अब देखो एक अंक पहले दशमलव था तो एक अंक पहले दशमलव का दिया, तो पी बराबर, देखो पी का मान यहां से निकल आया कितना? 54.72। नहीं 54.72 नहीं भैया, 1 मिनट, यहां दशमलव नहीं, एक अंक बाद दशमलव है ना। तो 547.2 क्या है ये? किलोग्राम। तो कह रहा था उनके भारों का योगफल बताओ। तो उनके भारों का जो टोटल योगफल आया है वो कितना आ गया है? वह 547.2 किलोग्राम आ गया है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आपको इस बात को ध्यान रखना है, समांतर माध्य बराबर क्या होगा? व्यक्ति है तो व्यक्तियों का कुल भार, वस्तु है तो वस्तुओं का कुल भार बटे कुल संख्या। तो मैंने समांतर माध्य रख दिया, कुल भार मान लिया पी बटे 12, यहां से पी की वैल्यू निकाल दी। यही आपका आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के एक्स प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में के माइनस 3 इक्वल 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो कहने का मतलब जब दो रैखिक समीकरण हो, ठीक है, देखो नोट कर समझिएगा भैया, इसको कैसे लगाएंगे। आपको जब जब क्या दिया हो? आपको दो रैखिक क्या हो?
समीकरण हो तब। अगर कह दे क्या समीकरण के अनंत हल होंगे, जब कह दे इसमें पहली कंडीशन क्या हो अनंत, अनंत या इसे कह सकता है अनेक हल हो, तब होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब कह देता है अद्वितीय हल है, क्या कह दे अद्वितीय हल है, ठीक है। तो अद्वितीय हल होंगे तो क्या होता है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। और जब कह देता है समीकरण के कोई हल नहीं है, जब थर्ड नंबर पर क्या कह देगा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, तो अब लगाएंगे A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। याद रखिएगा इन तीन फार्मूलों में से क्वेश्चन में 2 अंक या 4 अंक में एक क्वेश्चन आएगा भैया पक्का, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। इसलिए ये सारे फार्मूले आपको तैयार कर लेने हैं। और आपको आप पूछा कहां तो थोड़ा सा मैं यहां से जगह बनाता हूं, ठीक है, आपसे जितना पूछा गया था। एक मिनट भैया, चलो अब देखो भैया आपसे क्वेश्चन में कहा क्या था, क्वेश्चन में कहा है समीकरणों के कैसे हैं अनंत अनेक हल हैं। अनंत अनेक हल होने का मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आपके पास दो समीकरण हैं, कौन देखो आपके पास है क्या है, आपके पास है kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3 इक्वल 0, और जो दूसरी समीकरण है वो है 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल 0। अब इन दोनों समीकरणों के क्या हैं अनंत अनेक हल हैं, तो आपको लगाना है A1/A2। तो पहले A1 B1 A2 B2 C1 C2 सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो भैया A1 की वैल्यू क्या है, पहली समीकरण में सब A1 B1 C1 और दूसरी से समीकरण में A2 B2 C2 होते हैं। तो जो x का गुणांक होता है वो A1 होता है, तो A1 की वैल्यू क्या है k है, और A2 की वैल्यू क्या है A2 की वैल्यू जो y के पास होता है, नहीं पहली समीकरण से A1 B1 C1 निकलेगा थोड़ा सा। अब देखो यहां से आएगा क्या B1 की वैल्यू कितनी है 3, C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3। अब इसी प्रकार दूसरी समीकरण से A2 B2 C2, A2 मतलब दूसरी समीकरण है, तो A2 की वैल्यू कितनी है 12 ये वाली, B2 की वैल्यू कितनी है k है, ठीक है, और C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू माइनस का k है। यहां तक वैल्यू निकल आई है। अब आप सूत्र में लिख दीजिएगा, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है ये वाला सूत्र लगाना है, अनंत अनेक हल होने का मतलब है A1/A2, A1 का वैल्यू क्या है k अपान A2, A2 की वैल्यू कितनी है 12 बराबर B1 की वैल्यू 3 अपान B2 की वैल्यू कितनी है k बराबर C1 की वैल्यू कितनी है माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3 अपान C2 की वैल्यू क्या है माइनस का k। अब देखो तीन स्टेप है, तीन पद हैं इक्वल में, तो तीनों में से आप किन्हीं दो को बराबर कर दीजिएगा और आपको k की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि k की वैल्यू ही पूछ रहा है। तो देखिएगा मैं इन दो को आपस में क्या कर देता हूं बराबर कर देता हूं। तो देखो जब बराबर करेंगे तो k का k में गुणा होगा तो k स्क्वायर आ जाएगा, और 12 का 3 में होगा तो 12 36 आ जाएगा। तो k स्क्वायर बराबर 36, तो k बराबर क्या आएगा रूट के अंदर 36, तो बाहर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और प्लस माइनस का आएगा 6, ठीक है, कितना आएगा प्लस माइनस का 6 आएगा। पर k की वैल्यू जो वास्तविक संख्या ली जाएगी 6 ही आंसर आपका सही होगा। जब 6 ऑप्शन नहीं होगा तो -6 आपको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन था पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैंने देखिएगा इस क्वेश्चन का लेने का मकसद ये नहीं था सिर्फ मैं आपको के का मान 6 निकलवा दूं। मेरा मकसद था इसकी जो तीन सूत्र हैं अनंत अनेक हल हो, अद्वितीय हल हो, कोई हल नहीं हो, तो मैं आपको किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये तीनों मुझे फार्मूले बताने थे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर के आया था, क्योंकि अपने आप में एक टॉपिक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते, तीसरा। ये भी भैया पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले का मतलब है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं, दो भुजाएं क्या हो बराबर, ठीक है। फिर जिसका सी कोण समकोण हो, कह रहा है कोण सी जो है समकोण का मतलब क्या होता है 90 अंश। तब सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो कहने का मतलब एक त्रिभुज बनाना है एबीसी और जिसका एक और समकोण हो। तो मान लीजिएगा त्रिभुज में आपको इस प्रकार बनना पड़ेगा,
समकोण त्रिभुज बनाने के लिए कोण एक 90 होना चाहिए। उसने कहा कोण समकोण जो है उसका नाम क्या रखना है आपको, सी। तो इस वाले का नाम आप क्या रख देंगे, सी। अब चाहे आप इधर ए मान लो चाहे इसको ए मान लो, इसे ए माना है तो अब ये क्या हो जाएगा, बी और सी। अब देखो क्या करा, इतनी बात आपको पता है, जब समकोण त्रिभुज बनता है तो जो कोण समकोण है, सी समकोण है, इसके सामने वाली भुजा सदैव क्या बनती है, कर्ण बनती है। अब ये दोनों भुजाएं जो बची शेष दो भुजाएं बराबर भी है, ये तो कर्ण कभी बराबर होगी नहीं और की। तो ये जो शेष दो भुजाएं ये वाली बची ए बी, ए सी और बी सी, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो कहने का मतलब है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होती हैं तो आप कह सकते हो चित्र से, क्या कह सकते हो, चित्र से। चित्र से क्या है, ए सी बराबर क्या है, बी सी। लिख सकते हो, यहां लिखना चाहो तो लिख दोगे क्या, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज नहीं समद्विबाहु त्रिभुज है, सम द्विबाहु त्रिभुज है, इतना आप लिख देंगे तो ये हो जाएगा। तो अब आपको देखो लगा दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। किस लगाएंगे आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या भाई, इसे आप लंब मान लो, इसे क्या मान लो, आधार। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर। और आपको पता है बीसी की वैल्यू, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें एसी है बीसी नहीं है, तो मैं क्या बीसी को किसी प्रकार से एसी में चेंज कर सकता हूं, हाँ चेंज कर सकता हूं, क्योंकि नियम दिया हुआ है त्रिभुज का, ये देखो आपको दिया हुआ है। तो देखो क्या होगा, आप लिखोगे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस, अब यहां लिखोगे क्या, ए सी स्क्वायर, क्योंकि क्या है, ए सी बराबर है बी सी। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2ac स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये लो आपका प्रूफ हो गया। कितना शुद्ध है ये, जो पेपर में आएगा तो सीधा 4 अंक का आएगा, याद रखना इस क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को लगा कर जाना है। यहां से आपको दो बातें आपकी प्रूफ हुई, कैसे आप फिगर बनाएंगे और समकोण त्रिभुज लगेगा तो पाइथागोरस प्रमेय का कैसे प्रयोग आप करेंगे। अब बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। क्या कह रहा है, ये ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, एक खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। कहने का मतलब एक दीवार है, और यह बात तो पक्की है अगर दीवार है तो दीवार कहां होगी, हवा में तो टंगी नहीं होगी, धरातल पर होगी। तो मैंने एक बना दिया, ये क्या, धरातल, और इस पर एक किया मैंने, क्या कर दी, दीवार टिका दी। इस बात को आपको दिमाग में सोच लेना है अपने आप से। क्वेश्चन नहीं कहेगा कि समकोण है कि विषमबाहु है, लेकिन आपको समझना चाहिए अगर दीवार खड़ी है किसी धरातल पर तो उन दोनों की एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। तो कहने का मतलब चाहे ये जो कोण बने पर ये कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। ठीक है, ये क्या है, इसे मैंने माना है दीवार, ये क्या हो जाएगा, धरातल। उसने कहा है 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, एक दीवार इस दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो कहने का मतलब ये जो दीवार है 8 मीटर का है, यहां से सीढ़ी रखी गई है इस दीवार पर, तो यहां पर टच हो रही है, जहां टच हो रही है उसको टच करने वाली जो जगह है वो कितनी है, 8 मीटर की ऊंचाई पर दीवार। मान लो दीवार बहुत ऊंची चली जाए लो, पर सीढ़ी जो 8 मीटर पर यहां पर टच हुई है, तो आपका चित्र ये बन गया। इस त्रिभुज का नाम भी रख दीजिएगा, आपको नाम रख देते हैं क्या, पी क्यू आर। लो अब देखो जो सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, ये 10 मीटर हो गई। अब देखो थोड़ी देर के लिए ये कोण कितने अंश का, ये 90 अंश का है। तो ये बन गया क्या, त्रिभुज जो बना है, त्रिभुज क्या, पी क्यू आर क्या बन गया है, एक समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण क्या बना है, त्रिभुज है। ठीक है, इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, इस बात को समझिएगा। जब इतना हो जाएगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय, जैसे समकोण त्रिभुज हो गया, इतना आपने लिख दिया, तो पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अब भैया लगाइएगा आप, क्या, समकोण त्रिभुज एबीसी, हाँ ऊपर लिख ही दिया, आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से आपसे क्वेश्चन में पूछा है ना कि सीढ़ी ये है, यहां से निचला हिस्सा, ये वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक, मतलब आर एस पूछा, इसके मान लो वैल्यू क्या है, एक्स, ये निकालना आपको। चलो ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है,
होगा कर्ण स्क्वायर बराबर, यहां भी लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है? पी आर। पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आपको क्यू आर की वैल्यू चाहिए भाई, सीढ़ी है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? इसे सीढ़ी कह रहे हैं। ये दीवार है और सीढ़ी के आधार से दीवार के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर, पी आर का मान कितना है? 10 रखिएगा। चलो 10 का स्क्वायर बराबर पी क्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखो वैसे तो ये ट्रिपलेट बना है, त्रिभुज के नियम में देखा जाए तो ये ट्रिपलेट बन गया है। 10 8 और 6 होता है। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, निश्चित हो चुकी। चलो तो यहां कितना आएगा? 100 इक्वल 64 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर को मैंने एक्स माना है तो ये उधर ले जाओ, क्यू आर को एक्स लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 100 माइनस 64। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 36। तो एक्स बराबर क्या आएगा? प्लस का माइनस का आएगा तो देखो दूरी की भी माइनस में होती नहीं है तो एक्स बराबर दूरी आएगी। तो आप लिखेंगे दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? एक मिनट देखिएगा, आप लिखेंगे दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी है? 6 मीटर है। ये आपका आंसर हो जाएगा और सीधा आपको 4 अंक मिलेंगे। ये क्वेश्चन था। अब बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन जो है वो आयतन से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे कम समय में और बेहतरीन ढंग से। क्या कह रहा है? एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर है तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु, ठीक है, के आधार की प्रति कोई लंब वृत्तीय शंकु बना दीजिएगा लोग। इसकी तिरछी ऊंचाई एल मान ली है। जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है वो सदैव क्या मानी जाती है? एच। जो त्रिज्या होती है वो क्या मानी जाती है? आर। इतना हो गया है। अब उसने कहा है आधार की परिधि, जो शंकु का आधार, शंकु मतलब बट्टे वाली कैप दिखिएगा, जो उसका निचला सिरा होता है, ठीक है ना। जो निचला सिरा होता है वो आपको इस प्रकार वृत्त के आकार का दिखता है। इसी पर तो इस प्रकार से कैप बनी होती है, इस प्रकार से। तो ये जो होती है इसकी परिधि कितनी है? 2 पाई आर। भाई परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो आप लिखेंगे शंकु के आधार की परिधि। क्या लिखेंगे आप? शंकु के आधार की परिधि क्या होती है? होती है 2 पाई आर। आपको दी है 24 पाई तो यहां लिखेंगे आप 24 पाई बराबर 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, अब 2 को 24 से कैंसिल करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो कहने का मतलब शंकु की त्रिज्या कितनी है? आर का मान 12 आ गया है और एच का मान आपको दिया है ऑलरेडी। ऊंचाई कितनी है? 5 ये दिया है। अब कह रहा है शंकु का आयतन निकालना है। तो देखो भैया शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो फिर देखिए भैया 1/3 पाई का मान पाई ही रख दीजिएगा, आर का मान कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर इंटू एच का मान 5। देखो पाई के मान आपको वहां पर रखना है जहां पर कैंसिल। अगर पाई का मान कैंसिल नहीं हो रहा है 22/7 पॉइंट पे आ रहा है तो आप पाई में भी आंसर लिख सकते हैं। अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं, 1/3 इंटू पाई, 12 का गुणा कराएंगे तो 12 इंटू 12 आ जाएगा। इंटू में क्या है? 5 है। 3 चौके 12 आ जाएगा। चलो अब पाई आया इंटू 4 है इंटू, अब देखो 12 पंचे 60 कर दीजिएगा और 60 का 4 में करेंगे 6 चौके 24, 240 और पाई। अब देखिए आयतन है, ये भुजाएं काहे में थी? सेंटीमीटर में थी, तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 240 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया है और ये भी क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इन 5 क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो इसमें ये समझ लीजिए इस क्लास से आपको पेपर में कम से कम 4 से 8 नंबर होने वाले हैं, क्योंकि इन 5 टॉपिक में से कम 2 टाइप से तो पूछ ही लेगा और आपके पूरे के पूरे 4 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, 4 वाला चौथा नंबर है वो भी 4 नंबर का क्वेश्चन, तीसरा नंबर वो भी 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन। ये हो सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए।
ठीक है ना? चलो फिर मिलते हैं पेपर तक में 27 फरवरी तक। याद रखिएगा मैं ऐसी बहुत जबरदस्त क्लास लेके आऊंगा, जो भी क्वेश्चन लेकर के आऊंगा वो बहुत चुनिंदा क्वेश्चन होगा, इसलिए आप मेरे साथ पेपर तक अंत तक बने रहिएगा। चलो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।